हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूटेट 2022 का प्रीवियस ईयर पेपर और इस पेपर का ईवीएस का सेक्शन हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आपदा प्रबंधन निम्न में से किस सूची के अंतर्गत आता है? डिजास्टर मैनेजमेंट कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट? ए केंद्रीय सूची, बी राज्य सूची, सी समवर्ती सूची, डी नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी समवर्ती सूची। अगला प्रश्न है, प्राथमिक कक्षा के छात्रों से इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करना आपको क्यों लगता है कि रेगिस्तानी इलाकों में कई पेड़ नहीं उग सकते हैं? निश्चित रूप से किस अधिगम संकेतक की उपलब्धि को दर्शाता है? Getting the answer from primary class students for the question, why do you think many trees cannot grow in deserts, surely represents the achievement of which learning indicator? पहला पूछताछ क्वेश्चनिंग, दूसरा स्पष्टीकरण एक्सप्लेनेशन, तीसरा वर्गीकरण, चौथा प्रयोग। तो इस पेपर के हिसाब से इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी स्पष्टीकरण या एक्सप्लेनेशन। लेकिन अगर यहाँ पे एक ऑप्शन और होता चिंतनशीलता को विकसित करना, तो वो वाला आपका राइट हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजेश कक्षा 5 के शिक्षक हैं। वे वृक्ष संरक्षण की अवधारणा पर शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए योजना बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक गतिविधि इस उद्देश्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? राजेश इज अ टीचर ऑफ क्लास 5. ही प्लान्स टू सेंसिटाइज द लर्नर्स ऑन कंसेप्ट ऑफ ट्री कंजर्वेशन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज मोस्ट सूटेबल फॉर दिस पर्पज? जल्दी से अपना आंसर बताओ। पहला है, प्रत्येक विद्यार्थी को एक पौधे को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए अभिप्रेरित करना। वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना। पोस्टर प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित करना। समूह चर्चा के लिए शिक्षार्थियों का समूह बनाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रत्येक शिक्षार्थी को एक पौधे को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए अभिप्रेरित करना। इससे क्या होगा? वृक्ष संरक्षण के प्रति उनमें संवेदनशीलता विकसित होगी। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया इज लोकेटेड। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, यूटेट का जो पेपर है इसमें जो भी टॉपिक बोर्ड को मिला उसी टॉपिक से 2-2 क्वेश्चन उन्होंने डाल दिए हैं। तो इससे पहले ऊपर भी आया था कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन, जो आपदा प्रबंधन है वो किस सूची के अंतर्गत आता है। और यहाँ पे क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली में। कहाँ पे स्थित है? दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इको मार्क संबंधित है। इको मार्क इज रिलेटेड टू। पहला निर्यात वस्तुओं से, दूसरा आयात वस्तुओं से, तीसरा सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली वस्तुओं से, चौथा पर्यावरण के लिए सुरक्षित वस्तुओं से। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर डी, पर्यावरण के लिए सुरक्षित वस्तुओं से। एनवायरमेंटल फ्रेंडली कमोडिटीज़। इको मार्क संबंधित है एनवायरमेंटल फ्रेंडली कमोडिटीज़। इसके साथ साथ एक होता है एग मार्क। एग मार्क तो ये संबंधित होता है कृषि उत्पादों से संबंधित। कार्बन क्रेडिट की संकल्पना निम्न में से किससे उद्भूत हुई है? द कंसेप्ट ऑफ कार्बन क्रेडिट ओरिजिनेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? जल्दी से अपना आंसर बताओ। पहला है पृथ्वी सम्मेलन, दूसरा है क्योटो प्रोटोकॉल, तीसरा है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और चौथा है G8 शिखर वार्ता। तो अपना आंसर आप कमेंट में बता सकते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्योटो प्रोटोकॉल से।
क्योटो प्रोटोकॉल जो है, ये जो ट्रीटी हुई थी, ये हुई थी 1997 में। कब हुई थी? 1997 में। और जापान के क्योटो शहर में इस ट्रीटी को साइन किया गया था। ठीक है, इसीलिए इसका नाम क्योटो प्रोटोकॉल रखा गया है। दूसरा, ये जो प्रोटोकॉल है, इसमें जो ग्रीन हाउस गैसें हैं उनको रोकने के लिए, उनका प्रबंधन करने के लिए इसको साइन किया गया है। साथ ही जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन है उसको कम करने के लिए भी इसमें काम किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? Which of the following is an artificial ecosystem? धान का खेत, वन, घास का मैदान, झील। देखो, वन प्राकृतिक है, घास का मैदान भी प्राकृतिक है, झील भी प्राकृतिक है। जबकि जो धान का खेत होता है, इसको कृत्रिम रूप से हम क्या करते हैं? उसकी जुताई करते हैं और उसमें धान बोया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व जल दिवस मनाया जाता है। रिपीटेड क्वेश्चन है, इससे पहले भी ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, कहीं ये ऑप्शन में था और क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, और उसी ऑप्शन में नीचे था 22 मार्च भी था, 22 मई भी था और एक और था उसमें 5 जून भी था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 22 अक्टूबर को, दूसरा 22 जनवरी को, तीसरा 22 मार्च को, चौथा 22 मई को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 22 मार्च को। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी का भी आपको आंसर पता होना चाहिए। 22 मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्कटिक मरुस्थल का दूसरा नाम है। आर्कटिक डिजर्ट इज ऑल्सो नोन एज टुंड्रा, सवाना, टैगा, स्टेपीज। तो इसका राइट आंसर है टुंड्रा। आर्कटिक मरुस्थल यानी जो ठंडा मरुस्थल है उसका नाम है, उसका दूसरा नाम है टुंड्रा प्रदेश। टुंड्रा जो प्रदेश होते हैं ये बहुत ठंडे होते हैं। कैसे होते हैं? ठंडे होते हैं, इसलिए यहाँ पे जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी हाइट बहुत कम होती है या फिर यहाँ पे पेड़ पौधे उग ही नहीं पाते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ जो टैगा वन है, जो टैगा प्रदेश हैं, इसमें क्या होता है? शंकुधारी वन पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। देखिए, रिपीटेड क्वेश्चन एक बार फिर से आ गया है। इससे पहले भी भारत में 1936 में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का नाम रखा गया था। देखो, पिछले वाले पेपर में या उससे पहले वाले पेपर में मैंने सेम ये वाला क्वेश्चन कराया है। उसमें क्वेश्चन था कि जिम कॉर्बेट पार्क किस राज्य में है, कुछ ऐसा क्वेश्चन था। या भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। और यहाँ पे दोबारा से आ गया है। उसका मैंने पूरा वहाँ पे विवरण दिया था कि कब उसकी स्थापना हुई थी और उसका पुराना नाम क्या था। तो वो सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे डिस्कस की थी। तो मैं आपको बार बार यही कह रहा हूँ कि पेपर क्या होता है, रिपीट होते हैं क्वेश्चन, इसलिए प्रीवियस ईयर पेपर करने बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, भारत में 1936 में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का नाम रखा गया था। देखो, राष्ट्रीय उद्यान तो क्या था? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। अभी जो वर्तमान में है उसका नाम है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, लेकिन इसका जो पुराना नाम था ये था हेली राष्ट्रीय उद्यान। क्या था? हेली राष्ट्रीय उद्यान। तो और तीसरा आपको ये याद रखना है, ये कहाँ पे स्थित है? उत्तराखंड में। कहाँ पे स्थित है? उत्तराखंड में। अब एक चीज़ यहाँ से आपको और नोट करनी है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर स्थित है? ये है आपका मध्य प्रदेश एमपी में। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश एमपी में। इसके साथ साथ जो ये भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी एक राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम है, जिसका वर्तमान नाम है केवलादेव घाना पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है, इसके साथ साथ जो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है ये भी कहाँ पे स्थित है? उत्तराखंड में। और ये केवलादेव घाना पक्षी अभ्यारण्य ये है आपका राजस्थान में। कहाँ पे स्थित है? राजस्थान में। अगला प्रश्न है,
एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं के चित्र देता है और उन सभी पशुओं पर रंग भरने को कहता है जो हमारे घरों में नहीं रहते हैं। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य है अ टीचर गिव्स हिज स्टूडेंट्स पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स एंड आस्क्स देम टू कलर ऑन ऑल दोज एनिमल्स विच डू नॉट लिव इन आवर हाउसेस। द मोटिव ऑफ दिस एक्टिविटी इज। देखिए ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, इससे पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है। अब ये मुझे पता नहीं है कि ये सीडीपी में आया था या फिर ये पर्यावरण में आया है। तो पहला ऑप्शन है सृजनात्मकता का विकास करना, बिल्कुल सही है। चित्र के माध्यम से वो सृजनात्मक क्षमता अपने में विकसित करेंगे। अवलोकन का विकास करना, बिल्कुल सही है। चित्रों का बालक बच्चे अवलोकन करेंगे। वर्गीकरण कौशल का विकास करना, ये भी सही है। जानवरों का वो वर्गीकरण कर सकते हैं, उनकी हाइट, उनके कलर, उनका स्वभाव, उसके आधार पर उनका वर्गीकरण कर सकते हैं। चौथा है डाटा संग्रह का विकास करना। इससे कोई भी डाटा संग्रहित नहीं हो रहा है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3 सही हो जाएगा। बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने का पर्याप्त अवसर दिया जाता है। यह इंगित करता है कि Children get lot of space to learn EVS through exploration. This indicates that फर्स्ट है पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है, दूसरा है पर्यावरण अध्ययन शिक्षक केंद्रित है, तीसरा है पर्यावरण अध्ययन याद करके सीखा जाता है, चौथा है पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं द्वारा सीखा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, बच्चों को हम याद नहीं कराते हैं, रटाते उनको नहीं है, सूचनाएं उनको नहीं देते हैं। सूचनाएं इकट्ठा करने के लिए कह सकते हैं, लेकिन सूचना उनको बताते नहीं है। ठीक है, शिक्षक केंद्रित कक्षा करंट सिनेरियो में वैलिड नहीं है, उसको अभी ज़्यादा जोर नहीं दिया जाता है या उसको सिरे से नकार दिया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बाल केंद्रित शिक्षा। चाइल्ड सेंट्रिक पर्यावरण क्या है, बाल केंद्रित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित पद्धतियों में कौन सी कृषि में जल संरक्षण में सहायता कर सकती है। दोबारा पढ़ते हैं, निम्नलिखित पद्धतियों में कौन सी कृषि में जल संरक्षण में सहायता कर सकती है। पहला, कृषि भूमि की कम या शून्य जुताई हो सकता है। दूसरा, खेत में सिंचाई के पूर्व जिप्सम का प्रयोग। जिप्सम का प्रयोग खेत में खेत की मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए किया जाता है, ना कि जल संरक्षण के लिए। ठीक है, तीसरा है फसल अवशेष को खेत में ही रहने देना। जो फसल अवशेष है, जैसे खरपतवार वहाँ पे थी और उसको काटा और उस अवशेष को खेत के ऊपर ही छोड़ दिया, तो इससे क्या होगा, जो मिट्टी में जो नमी होगी वो वाष्पित नहीं होगी सूर्य की रोशनी से या सूर्य की किरणों से। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1 और 3। भारत के किस राज्य में पानी पंचायत प्रारंभ हुई थी। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया वाटर पंचायत स्टार्टेड। पहला केरल, दूसरा राजस्थान, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा गुजरात। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र में। कहाँ पे हुई थी, महाराष्ट्र में। और इसकी आपको डेट भी याद रखनी है, 1974 में स्टार्ट हुई थी। पानी पंचायत कहाँ पे स्टार्ट हुई थी, महाराष्ट्र में। और कब स्टार्ट हुई थी, 1974 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जीवाणु जल प्रदूषण के सूचक के रूप में काम आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज एन इंडिकेटर ऑफ वाटर पोल्यूशन। ए स्टेफाइलोकोकस, बी स्ट्रेप्टोकोकस, सी डिप्लोकोकस और डी कॉलीफॉर्म। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी कॉलीफॉर्म। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इनको आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पोषक चक्र सूर्य के प्रकाश से सीधे संचालित होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट साइकिल इज डायरेक्टली प्रोपेल्ड बाय सनलाइट। पहला कार्बन चक्र,
दूसरा नाइट्रोजन चक्र, तीसरा सल्फर चक्र, चौथा फास्फोरस चक्र। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कार्बन चक्र। अगला प्रश्न है, जैव ईंधन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? जैव ईंधन के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग बायोफ्यूल्स इज इनकरेक्ट? पहला, जैव ईंधन पारिस्थितिकी अनुकूल हैं, बिल्कुल सही है। जैव ईंधन लागत प्रभावी होते हैं, ये भी सही है। लागत प्रभावी का मतलब है कि जितनी हम उन पे कॉस्ट लगाते हैं उस कॉस्ट के हिसाब से वो हमें उतना ही उससे अच्छा आउटपुट देते हैं। जैव ईंधन ऊर्जा संकट के समाधान में योगदान दे सकता है, बिल्कुल सही है। और लास्ट है, जैव ईंधन मक्का से भी बनता है, तो ये वाला इसमें गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सर्वाधिक संभाव्यता वाला है? विच अमोंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रोस्पेक्टिव रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी इन इंडिया? पहला, सौर शक्ति, सौर ऊर्जा। दूसरा, लघु जल विद्युत शक्ति। तीसरा, जैव पुंज शक्ति। चौथा, अपशिष्ट से अर्जित शक्ति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सौर ऊर्जा। निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ बायो फर्टिलाइजर? पहला, नीम। दूसरा, एजोला। तीसरा, यूरिया। चौथा, पोटेशियम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एजोला। ये एक प्रकार की छोटी छोटी घास होती है जो पानी के ऊपर भी उग जाती है और पानी के ऊपर भी रहती है, ठीक है, कीचड़ में या पानी के ऊपर। तो इसको हम किसके रूप में यूज कर सकते हैं? जैविक खाद के रूप में। निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एसिड रेन? पहला, HCl। दूसरा, NH3। तीसरा, H2SO4। चौथा, H2CO3। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड यानी सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति है? द मोस्ट इफेक्टिव स्ट्रैटेजी टू एंगेज चिल्ड्रन इन EVS इज? पहला, पाठ्यपुस्तक का पठन, बिल्कुल गलत है। दूसरा, शिक्षक द्वारा शिक्षक अगर व्याख्याएं करेगा तो बच्चे तो वैसे ही क्या करेंगे? इंटरेस्ट नहीं लेंगे, उनको क्लास कैसी लगेगी? बोरिंग। कक्षा निर्देशन, डेमोन्स्ट्रेशन हो सकता है। किस्से कहानियाँ और कविता। किस्से कहानियाँ और कविता ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं? बच्चों को पर्यावरण विषय से जोड़ सकते हैं। इसीलिए जो पर्यावरण की पुस्तक है, जो EVS की जो बुक्स हैं, उनमें कहानियाँ, किस्से, वो कहानियाँ और कविताएं और साथ साथ में जो पजल्स होती हैं उनको भी रखा गया है। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है। निम्न में से कौन से कथन में शिक्षक का शैक्षिक उद्देश्य नहीं है? A teacher tells every student to make useful things from waste material. Which of the following statement is not the educational motive of the teacher? देखिए, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। अब ये पता नहीं है कि ये CDP में आया था या फिर ये EVS में आया था। पहला है, कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थी के बारे में निर्णय लेना। वेस्ट मटेरियल से वो कुछ उपयोगी सामग्री बनाएगा, तो यहाँ पे हम कक्षा के श्रेष्ठ बच्चे का चयन नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरा, बच्चों में सृजनशीलता का विकास। वेस्ट मटेरियल से अगर कोई बच्चा कोई ऐसी चीज़ बनाता है जो उपयोगी होगी, इसका मतलब उसमें क्रिएटिविटी क्या हो रही है? डेवलप हो रही है, तो ये सही होगा। बच्चों को पुनश्चक्रण, पुनः प्रयोग और रूपांतरण की संकल्पना समझाना, यानी रिसाइकिल, जो चीज़ें वेस्ट हो गई हैं उनका दोबारा यूज़ कैसे करें, ये चीज़ें सिखाना, तो ये भी हो सकता है, ठीक है, बिल्कुल सही है। कूड़े से बनी श्रेष्ठ वस्तुओं की प्रदर्शनी आयोजित करना। कूड़े से जो भी अच्छी वस्तुएं बनेंगी, जो
श्रेष्ठ वस्तुएं बनेंगी उनकी हम क्या कर सकते हैं, प्रदर्शनी भी लगा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थियों के बारे में निर्णय करना, चूजिंग द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। ये वाला गलत है, तो यही इसका सही आंसर होगा। दूसरी कक्षा की शिक्षिका तनुजा को फूल से संबंधित विषय के बारे में पढ़ाना है, उसे क्या करना चाहिए? तनुजा, अ टीचर ऑफ क्लास सेकेंड, हैज़ टू टीच अ टॉपिक रिलेटेड टू फ्लावर, व्हाट शुड शी डू? पहला, बच्चों को स्कूल के बगीचे में ले जाए जहां बहुत सारे फूल हैं। प्रोजेक्टर पर इनके चित्र दिखाए, ब्लैक बोर्ड पर कई प्रकार के फूल बनाएं, ब्लैक बोर्ड पर फूलों के नाम लिखें और छात्रों को अपनी नोटबुक पर लिखने को कहें। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। ब्लैक बोर्ड पर चित्र बना सकते हैं, लेकिन वो चित्र बच्चों को हो सकता है अट्रैक्टिव ना लगे या फिर वो उनके पहचानने में ना आए। प्रोजेक्टर पे भी दिखा सकते हैं, ये भी एक बार को हो सकता है। तो ये जो दो ऑप्शन हैं ये क्लोज हैं। तो जब आप एग्ज़ाम में जाते हैं तो ऐसे ही ऑप्शंस आपके फंसते हैं और इन दोनों में से जो सही मारेगा वो आगे बढ़ेगा। तो देखिए, बच्चे को हमें क्या करना होता है, जो ज्ञान देना होता है वो उसके जीवन से संबंधित, उससे इसके जीवन से संबद्ध करके, यानी उसके जीवन से रिलेट करके हमें देना चाहिए। यानी जब बच्चा खुद से अनुभव करेगा, जब वो खुद से सीखेगा, खुद से देखेगा, तो वो सबसे उचित क्या होगा, सबसे उचित विधि होगी या सबसे अच्छा उसके लिए क्या होगा, लर्निंग होगा। तो सबसे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बच्चों को स्कूल के बगीचे में ले जाएं जहां बहुत सारे फूल हैं। तो वहाँ पे बच्चे फूलों का ऑब्जर्वेशन करेंगे, अलग अलग टाइप्स के फूल होंगे तो उनको वो ऑब्जर्व करेंगे और उनका वर्गीकरण भी कर सकते हैं, पत्तों के आधार पर, फूलों के आधार पर, कलर के आधार पर। तो उनमें कई चीज़ें जो है डेवलप होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकीकृत पर्यावरण विज्ञान के रूप में ईवीएस कक्षा का महत्व, ईवीएस अध्ययन का क्या महत्व है? व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ ईवीएस एज अ इंटीग्रेटेड इन्वायरमेंटल साइंस? प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण से संबंध स्थापित करने में जागरूक और सक्षम होना, सभी गतिविधियों में भाग लेने में सक्षम होना, लिखित एवं प्रायोगिक में A+ ग्रेड प्राप्त करना, विज्ञान की शिक्षा का भाषा की तुलना में अधिक आनंद लेना। देखिए, यहाँ पे ग्रेड हम बच्चों को नहीं देते हैं, अभी के समय में ग्रेड सिस्टम ख़त्म कर दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण से संबंध स्थापित करने में जागरूक और सक्षम बनाना। ये इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। देश में पर्यावरण कानूनों की समीक्षा के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया है? Which of the following committees was constituted to review environmental laws in country? पहला, कस्तूरी रंगन समिति, दूसरा सुब्रमण्यम समिति, तीसरा माधव नायर समिति, चौथा उल्लास कारंत समिति। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, सुब्रमण्यम समिति। पर्यावरण कानूनों की समीक्षा के लिए सुब्रमण्यम समिति का गठन किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में वन्यजीव संरक्षण निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है? पहला, मौलिक कर्तव्य, दूसरा निर्देशक सिद्धांत, तीसरा 7वीं अनुसूची। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको आप गूगल से भी देख सकते हैं या फिर यहाँ से भी याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न ताप परिरक्षण क्रायो प्रिजर्वेशन तकनीक द्वारा संकटग्रस्त जातियों के बीजों एवं परागकणों को लंबे समय तक परिरक्षित किया जाता है। सीड एंड पोलन ग्रेन्स ऑफ इंडेंजर्ड स्पेसीज आर प्रिजर्व्ड, यानी जो इंडेंजर्ड स्पेसीज हैं, विलुप्त प्राय जो प्रजातियां हैं, उनके जो बीज हैं उनको सुरक्षित या संरक्षित रखने के लिए हम क्रायोजेनिक प्रिजर्वेशन का इस्तेमाल करते हैं। उनमें क्या होता है? तो ये कौन सी क्रायोजेनिक प्रिजर्वेशन टेक्नोलॉजी है? पहला है बर्फ में, इनको हम प्रिजर्व करते हैं बर्फ में नहीं। दूसरा है
कार्बन टेट्राक्लोराइड में नहीं, तीसरा है तरल नाइट्रोजन में और चौथा है अमोनिया में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तरल नाइट्रोजन में। वे प्रजातियां जो विशेष क्षेत्र तक सीमित होती हैं कहलाती हैं। द स्पेसीज विच आर कन्फाइंड टू अ पर्टिकुलर एरिया आर कॉल्ड। पहला महामारी प्रजातियां, दूसरा दुर्लभ प्रजातियां, तीसरा भेद प्रजातियां और चौथा स्थानिक प्रजातियां। तो जो प्रजातियां एक ही स्थान तक सीमित हैं, यानी एक क्षेत्र विशेष तक वो सीमित हैं, उनको कहते हैं स्थानिक प्रजातियां या एंडेमिक स्पेसीज। वायुमंडल की किस परत में वर्षण, आंधी, बादल, गर्जन, बिजली, चमक आदि होती है? तो सिंपल क्वेश्चन है, इन विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर रेनफॉल, स्टॉर्म, थंडरिंग एंड लाइटनिंग आर अकर। पहला आयनमंडल, दूसरा समताप मंडल, तीसरा क्षोभ मंडल, चौथा ओजोन मंडल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्षोभ मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविक कचरे से भरपूर घरेलू सीवेज के प्रभाव वाली नदी का परिणाम हो सकता है। अ रिवर विद एन इनफ्लो ऑफ डोमेस्टिक सीवेज रिच इन ऑर्गेनिक वेस्ट में रिजल्ट इन। पहला जलीय खाद्य जल जीवों की बढ़ी हुई जनसंख्या, दूसरा जैव निम्नीकरणीय पोषक तत्वों के कारण मछली का बढ़ा हुआ उत्पादन, ऑक्सीजन की कमी से मछलियों की मौत, और डी है शैवाल खिलने के कारण नदी का बहुत जल्दी सूख जाना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन की कमी से मछलियों की मौत हो सकती है जैविक कचरे से भरपूर घरेलू सीवेज के अंदर। तो ये था यूटेट 2022 का प्रीवियस ईयर पेपर और इसके ईवीएस के सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो अब ये लास्ट वीडियो है यूटेट के लिए प्रीवियस ईयर पेपर की। इसके बाद अगर टाइम मिलता है तो मैं हिंदी या इंग्लिश के वीडियो डालूंगा, लेकिन अगर नहीं मिलेगा तो ये लास्ट वीडियो हो जाएगी, ठीक है। तो आप अपनी तैयारी करते रहिए और लास्ट टाइम में आप मैथ्स पे ज़्यादा फोकस मत कीजिए, क्योंकि मैथ्स सीखने में अब आपको टाइम लगेगा। आप ईवीएस ये जो सीडीपी है उसको पढ़िए, हिंदी पढ़िए और इंग्लिश आप पढ़ सकते हैं। तो लास्ट टाइम पे आप मैथ्स के नए क्वेश्चंस बिल्कुल मत सीखना, इससे आपका टाइम वेस्ट होगा और ना ही आपके समझ में कुछ आएगा। यदि आप कोई क्वेश्चन समझते भी हैं तो आप उसको एग्ज़ाम में अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो चलिए, सभी को ऑल द बेस्ट यूटेट 2023 के लिए। मेरा भी पेपर है, तो देखते हैं कैसा पेपर आता है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। साइनिंग आउट।